हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। इसका पार्ट हम 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 3 जो सिस्टम्स है, किस तरीके से कंपनी को दीवानी राइट्स मिले। कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़, तो अंग्रेज़ों को किस तरीके से दीवानी राइट्स मतलब पैसा इकट्ठा करने के, कर वसूल करने के राइट्स मिल गए बंगाल में। फिर किस तरह से परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है कॉर्नवालिस लेकर के आया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा ये जो मुनरो सिस्टम था, मुनरो सिस्टम जो था वो रियोतवारी वाला सिस्टम था, है ना। तो ये सब हम लोगों ने देखा था और हमने महलवारी सिस्टम भी देखा था। तो अब आगे हम इस वाली जो वीडियो है इसमें देखेंगे क्रॉप्स फॉर यूरोप। तो जो यूरोप है उसमें जो फसलें थीं वो हमारे देश में उसके लिए उगाई जाती थी। कहाँ कहाँ कौन कौन सी उगाई जाती थी ये सब हम देखेंगे। ब्रिटिश को ये रियलाइज़ हुआ कि जो गांव वाला इलाका है वो सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं दे सकता है, बल्कि वो ऐसी फसलें भी उगा सकता है जो कि यूरोप के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होंगी। 18th सेंचुरी में कंपनी ने ट्राई किया अपना बेस्ट एक्सपैंड करने के लिए, फैलाने के लिए ओपियम एंड इंडिको। ओपियम होता है अफ़ीम और इंडिको होती है नील। तो अफ़ीम और नील की खेती इन्होंने करवानी शुरू करी इस सेंचुरी में। और उसके आगे 1 सेंचुरी और हाफ लगभग 150 साल तक ब्रिटिश ने परसुएट किया और फोर्स किया कल्टीवेटर्स को, मतलब इंडिया के किसानों को ये मतलब कल्टीवेट कर। इंडिया के किसान क्या क्या कल्टीवेट कर रहे थे? इंडिया के किसान तो जो बंगाल का इलाका था वहाँ पर जूट की खेती होती थी, असम में टी की खेती होती थी, और उत्तर प्रदेश में जो है वो गन्ना उगाया जाता था, पंजाब में गेहूँ उगाया जाता था, और कॉटन जो है कपास महाराष्ट्र में उगाया जाता था, और पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा कॉटन उगाया जाता था, और जो चावल है वो मद्रास में उगाया जाता था यानी कि तमिलनाडु वाले रीजन में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। बट अब ब्रिटिश लोग जो हैं वो ये चाहते थे कि हमारे देश में नील की और अफीम की खेती होने लगे। तो काफ़ी सारे मेथड्स जो हैं, ब्रिटिश यूज्ड वैरायटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। तो उन्होंने काफ़ी सारे मेथड्स का इस्तेमाल किया ताकि वो वाली कल्टिवेशन करें क्रॉप्स को जो अंग्रेज़ों ज़रूरत है जिन क्रॉप्स की। तो क्या है, डस कलर हैव अ हिस्ट्री? तो कलर जो है, जो रंग है, क्या उसकी भी कोई हिस्ट्री हो सकती है, कोई इतिहास हो सकता है? यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कितना ब्राइट और कितना ब्यूटीफुल कलर दिख रहा है, ब्लू, है ना। कलमकारी प्रिंट है यहाँ पर, कलमकारी जो हाथ से कलम की हेल्प से करी जाती है। और मॉरिस कॉटन प्रिंट जो कि इंग्लैंड में, देखिए जो ब्लू कलर है ना ये नील से आता था। तो कलमकारी हमें दिख रही है। तो कलमकारी जो है कहाँ पर होती है? आंध्र प्रदेश। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि कलमकारी पेंटिंग के बारे में पूछा गया था। तो आंध्र प्रदेश वाले इलाके में होती है। इसमें क्या होता है, इस तरीके के फूलों वगैरह के डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, फ्लोरल पेंटिंग होती है। और ये ब्लू कलर की, ये विलियम मॉरिस की पेंटिंग है। एक काफ़ी फेमस पोएट थे और आर्टिस्ट थे 19th सेंचुरी के। देयर इज़ वन थिंग कॉमन, इसमें जो एक चीज़ कॉमन है ना वो है रिच ब्लू कलर, काफ़ी गाढ़ा नीला रंग, जो कि जिसको कॉमनली इंडिगो बोला जाता था। अब ये कलर जो है किस तरीके से बनता था? द ब्लू कलर जो आप लोग देख रहे हैं इन प्रिंट्स में वो इंडिगो के प्लांट से आता था। ये ब्लू कलर का डाई टाइप का होता था जो कि इंडिया में इसकी खेती की जाती थी, और इंडिया ही दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर था इंडिगो का। इंडिगो में सबसे ज़्यादा मतलब इंडिया में ही इंडिगो उगाया जाता था सबसे ज़्यादा, और यहाँ से ही बाकी पूरी दुनिया में भेजा जाता था। इंडिगो के प्लांट्स जो हैं वो कौन से इलाके में होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में। ट्रॉपिकल इलाके वो इलाके होते हैं जहाँ पर पूरे साल ना गर्मी रहती है, मतलब ज़्यादातर महीनों में नमी रहती है हवा में और गर्म मौसम रहता है। 13th सेंचुरी आते आते इंडिया से इंडिगो काफ़ी ज़्यादा भेजा जाने लगा इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, ताकि कपड़े में रंगाई की जा सके, उसमें डाई लगाया जा सके। काफ़ी स्मॉल अमाउंट में इंडियंस इंडिगो, काफ़ी मतलब ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच्ड यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वाज वेरी हाई। काफ़ी कम ही इंडिगो इंडिया से पहुंच पाता था यूरोप में, और उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी। मगर जो यूरोप के मैन्युफैक्चरर थे ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद था ये ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वोड। बट क्या था कि पसंद तो इंडिया का था, मगर यूरोप में भी एक प्लांट होता था WOAD, वोड के नाम से, वो भी वॉयलेट और ब्लू कलर देता था, बट उसका कलर ना फीका फीका होता था, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता था। इंडिगो का कलर खूब शाइनी होता था, तो वो बड़ा ही खूबसूरत लगता था। तो जो वोड जो प्लांट है ये यूरोप में ही होता था, तो इससे डाई कर लिया करते थे। बट बीइंग अ प्लांट, ये टेम्परेट जोन का प्लांट था, तो ईजिली, टेम्परेट जोन मतलब ठंडे इलाके का प्लांट था, तो ईजिली वहाँ पर अवेलेबल हो जाता था। तो इसलिए जो इंडिया से इंडिगो आ रहा था ना, तो वहाँ के जो प्लांटर्स थे, जो लोग वोड उगाते थे, जो किसान, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया से इंडिगो नहीं आना चाहिए। तो गवर्नमेंट को परसुएट भी कर लिया था कि
जो इंडिया से नील इंडिगो आ रहा है ना उस पर बैन लगा दिया जाए। तो किसने करा ये यूरोप के किसानों ने अपनी गवर्नमेंट पर क्या करा, अलग अलग देश हैं यूरोप में, बहुत सारे देश हैं, तो लगभग हर देश के किसानों ने अपनी गवर्नमेंट पर ये जोर दिया कि भाई इसकी खेती जो मतलब हम वोएड की खेती कर रहे हैं, वोएड बिकना चाहिए, इंडिगो जो इंडिया से आ रहा है आप उस पर बैन लगा दो। बट क्या हुआ कि क्लोथ ड्रायर्स जो थे ना, जो कपड़े की रंगाई करते थे, उनको इंडिगो काफ़ी पसंद था। इंडिगो का कलर बहुत अच्छा होता था और वोएड का कलर काफ़ी हल्का ढीला ढीला सा होता था। 17वीं सेंचुरी के टाइम पे जो क्लोथ था ना यूरोप का, उसने क्लोथ प्रोड्यूसर्स ने परसुएट कर लिया गवर्नमेंट को कि भाई इंडिगो के बैन को हटा दिया जाए, और इसलिए काफ़ी ज़्यादा फिर इंडिगो इम्पोर्ट किया जाने लगा। मतलब क्या हुआ ना कि इंडिगो का कलर बहुत अच्छा था, तो जो कलर बनाने रंगाई करने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि भाई इंडिया से मंगाओ इंडिगो, और हमें मतलब कपड़े वो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो फ्रांस ने भी क्या करा, स्टार्ट कर दिया अपने सैन डोमिंगो आइलैंड, कैरेबियन आइलैंड्स, मतलब फ्रांस ने ना आइलैंड्स पे कब्जा करा हुआ था। कैरेबियन, सैन डोमिंगो ये आइलैंड्स जो है ना, जैसे कि ये अमेरिका है, अमेरिका के पास छोटे छोटे से आइलैंड हैं, जैसे आप जहाँ पर वेस्ट इंडीज़ है, जो क्रिकेट का मैच होता है ना कैरेबियन आइलैंड्स में ही पड़ता है वेस्ट इंडीज़, तो और पोर्टुगीज़, ब्राज़ील वगैरह, जमाइका वगैरह, ठीक है, और वेनेजुएला, यहाँ पर जो है इंडिगो की खेती करवाई जाने लगी थी। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो कम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नदर्न अमेरिका, नदर्न अमेरिका में ये प्लांटेशन कराई जाने लगी। प्लांटेशन का मतलब होता है एक बहुत ही बड़ा सा लैंड है और पूरे के पूरे लैंड पर ना एक ही टाइप की फसल उगाई जा रही है, खूब सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, जैसे कि कॉफ़ी, शुगर, टी, टोबैको, कॉटन, इनके प्लांटेशंस होते हैं। अब 18वीं सेंचुरी आते आते ना इंडिगो की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। अब इंडिगो की डिमांड बढ़ गई तो उसकी फिर खेती करवाने के लिए भी अब सोचने लगे कि अंग्रेज़ सोचने लगे इंडिया में खूब ज़्यादा खेती करवाई जाए ताकि इससे मुनाफा कमाया जा सके। अब इस बीच में ही क्या हुआ, डिमांड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड, इट्स existing supplies from West Indies and America collapsed for a variety of reasons। अब डिमांड बढ़ गई मगर जो अमेरिका से, साउथ अमेरिका से और वेस्ट इंडीज़ वाले रीजन से आ रहा था इंडिगो, वो कोलैप्स हो गया, आना बंद हो गया, और इंडिगो की काफ़ी ज़्यादा कमी पड़ गई पूरी दुनिया में, ठीक है। तो प्रोडक्शन जो है इंडिगो का वो आधा हो गया था 1789 से 1783 से 89 के बीच में। अब क्लोथ ड्रायर्स जो थे ना ब्रिटेन के, अब उनको सोचना पड़ा कि भाई कहाँ से आए, तो भाई इंडिया से आएगा। अब ब्रिटेन ने इंडिया की तरफ टर्न किया कि भाई इंडिया भेजेगा अब क्या, नील, ठीक है। राइजिंग डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी इंडिगो की, तो कंपनी ने सोचा कि इंडिया में जो कल्टीवेशन है ना इंडिगो का, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। लास्ट डिकेड जो थे 18वीं सेंचुरी के, इंडिगो का कल्टीवेशन बंगाल में काफ़ी ज़्यादा फैल गया और बंगाल का इंडिगो पूरी दुनिया पे डोमिनेट करने लगा था। 1788 आते आते 30% जो था इंडिगो जो कि ब्रिटेन इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया, 30% जो इंडिगो ब्रिटेन में जा रहा था वो इंडिया से ही आता था, और ये प्रपोर्शन 1810 आते आते 95% इंडिगो इंडिया से ही भेजा जा रहा था यूरोप में। इंडिगो का ट्रेड जैसे बढ़ा, कमर्शियल एजेंट्स जो थे, जो कंपनी के थे, उनको लगा कि भाई इन्वेस्ट किया जाए, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा हमें। ओवर द ईयर्स काफ़ी सारे कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे ना, उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी और इंडिगो के प्लांटेशन के बिजनेस में वो घुस गए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उनको लगता था कि हाई प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। न्यूमरस जो स्कॉटमैन थे, इंग्लिशमैन थे, इंडिया आए और वो प्लांटर्स बन गए। मतलब उन्होंने ज़मीन खरीद ली खूब सारी और लोगों से कहा, किसानों से, कि भाई तुम इस पे इंडिगो उगाओ। Those who had no money to produce indigo could get loans from the company। अब जिनके पास इंडिगो उगाने के पैसे नहीं होते थे, जिन किसानों के पास, वो लोन ले सकते थे कंपनी से और बैंक से जब उनको ज़रूरत होती थी। तो इस तरीके से जो है इंडिगो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में उगने लगा। अब क्या हुआ था ना कि बाकी जगह बंद क्यों हो गया था, 18वीं सेंचुरी में जो फ्रेंच प्लांटर्स थे ना, इंडिगो और शुगर जो कि उगाया करते थे फ्रेंच की कॉलोनी में, सैन डोमिंगो में, कैरेबियन आइलैंड में, तो देखिए ना फ्रांस ने ना स्लेवरी को बैन कर दिया था, स्लेवरी बंद कर दी थी फ्रांस ने। तो अफ्रीकन स्लेव्स जो कि प्लांटेशंस में वर्क करते थे, उन्होंने रिबेलियन कर दिया क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशंस का सामना करना पड़ता था। उन्होंने अपने जो रिच प्लांटर्स थे ना उनको मार दिया था, इसलिए फ्रांस ने जो है ये क्या कहते हैं इसको, स्लेवरी ना, इसको बंद कर दिया था। इसकी वजह से प्लांटेशंस में अब इंडिगो नहीं उग पा रहा था, तो सारा इंडिगो इंडिया से ही जा रहा था। अब इंडिगो कल्टीवेट कैसे होता है, उगता कैसे है, तो मेन सिस्टम जो है इंडिगो कल्टीवेशन का वो था निज और रियोती। इस सिस्टम में जो निज कल्टीवेशन होता था ना, इसमें प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। तो प्लांटर्स मतलब अपना लैंड खरीद लेते थे और
खेती उस पर करवाते थे। तो ये होता था निज की उसका अपना है, और या तो वो मतलब खरीद लेते थे या फिर खरीद ही लेते थे पहले तो, या तो ज़मीन या फिर वो किराए पे ज़मीन ले लेते थे, ठीक है, ज़मींदार से, और डायरेक्टली उस पर उगवाते थे। ये तो था निज। निज कल्टीवेशन के साथ दिक्कत क्या थी? प्लांटर्स को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ अपना एरिया एक्सपैंड करने में निज कल्टीवेशन के अंडर। इंडिगो जो कि कल्टीवेट किया जाता था वो सिर्फ और सिर्फ खूब ही अच्छा फर्टाइल लैंड का मतलब होता है जिस पे खूब अच्छी खेती की जा सकती है, इस तरीके के लैंड पे ही सिर्फ इंडिगो उगाया जा सकता था। एंड दीज वर ऑल रेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाके थे, मतलब जहाँ पर खूब अच्छी फसल उगाई जा सकती है, जहाँ पर खूब अच्छी उपज आती है, उसको हम फर्टाइल लैंड कहते हैं। और ये फर्टाइल लैंड जो होता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते थे, काफ़ी छोटे छोटे से प्लॉट्स ही थे जहाँ पर जिनको एक्वायर करके इंडिगो का प्लांटेशन करवाया जा सकता था। प्लांटर्स जो थे उनको काफ़ी सारा एरिया चाहिए था क्योंकि उनको काफ़ी सारा इंडिगो उगाना था। अब इस तरीके का लैंड वो कहाँ से लेके आए? तो उन्होंने स्टार्ट किया कि लीज पे ले ले लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री, जहाँ पर इंडिगो की फैक्ट्री है उसके आसपास का एरिया, मतलब थोड़ा सा एक तरह से लीज पर लेने की, इस पर कुछ टाइम के लिए हमारा हक है। और जो पीजेंट्स थे ना उनको वहाँ से निकाल दिया गया। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, भाई जिन पीजेंट्स को तुम उनके लैंड से निकालोगे तो वो तो लड़ेंगे, तो काफ़ी लड़ाइयाँ और टेंशन क्रिएट हुई। नॉर वॉज लेबर भी ईजी नहीं थी वहाँ पर मिलना, क्योंकि लार्ज प्लांटेशन, ये जो प्लांटेशन थे ना इंडिगो के, इसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी काम करने के लिए, और लेबर वाज नीडेड प्रिसाइसली उसी वक्त पर जहाँ पर, मतलब जिस वक्त पर इंडिगो की कटाई या बुआई चलती थी उसी वक्त पर जो है राइस का भी कटाई बुआई वगैरह चलती थी। तो लोग तो ज़्यादातर राइस पे, क्योंकि वो खाने की फसल है, तो उसको उगाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे। तो ये भी कॉम्पिटिशन मिला उसको इंडिगो को। अब जो निज कल्टीवेशन था, निज का मतलब था जो प्लांटर्स का खुद का लैंड का कल्टीवेशन वो करते थे, वो काफ़ी लार्ज स्केल पर उन्होंने ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड क्या था, प्लोज और बुलक्स, मतलब हल और बैलों की भी ज़रूरत होती थी काफ़ी बड़े एरिया पर उगाने के लिए। तो एक बीघा का मतलब होता है, मतलब यूनिट है, मतलब एक बीघा में, एक बीघा होता है एक, जैसे कि एक लैंड का एरिया कि इतना एरिया एक बीघा है, ठीक है। तो 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्स 2 प्लोज, एक बीघे में 2 प्लोज की ज़रूरत पड़ती थी। इसका मतलब है कि प्लांटर जिसके पास 1000 बीघा है उसको 2000 प्लोज की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वेस्टिंग और परचेज करना और मेंटेन करना इन प्लोज को, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब इतने सारे प्लोज खरीदना और उनको संभाल के रखना, ये सारी बड़ी दिक्कत के काम हो रहे थे। नॉर कुड सप्लाईज be easily got from the peasants since their plows and bullocks were busy on their rice fields, again exactly at the same time that the indigo planters needed them। तो अब जिस समय पर इंडिगो उगाया जाता था उसी समय पर राइस उगाई जाती थी, तो प्लोज हो गए, बुलक्स हो गए, ये फ्री मिलते ही नहीं थे क्योंकि वो तो राइस के फील्ड्स में काम कर रहे होते थे। टिल लेट 19th सेंचुरी तक प्लांटर्स जो हैं रिलक्टेंट थे कि भाई वो निज कल्टीवेशन का एरिया एक्सपैंड नहीं करेंगे। लेस देन 25% लैंड जो था वो प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम, मतलब निच सिस्टम के अंडर था। लगभग जो 25% इंडिगो प्रोड्यूस किया जा रहा था, मतलब प्लांटर्स खुद ही डायरेक्टली उसमें कल्टीवेशन करवा रहे थे। रेस्ट वॉज अंडर द अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन, जिसको रियोती कहते थे। अब रियोती सिस्टम भी देख लेते हैं। इंडिगो जो रियोट्स के लैंड थे उन पर किस तरीके से उगाया जाता था। तो देखिए रियोती सिस्टम के अंदर ना प्लांटर्स फोर्स करते थे रियोट्स को कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो हमसे, ठीक है, एग्रीमेंट, सत्ता जिसको बोलते थे हिंदी में। कई बार विलेजर्स को ज़बरदस्ती प्रेशराइज किया जाता था। विलेजर हेडमैन जो होते थे ना वो रियोट्स के साथ ज़बरदस्ती करते थे और कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में तुम आ जाओ, और जो साइन कर लेते थे ना कॉन्ट्रैक्ट को उनको एडवांस में कैश मिल जाता था और काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट पे वो अपना इंडिगो प्रोड्यूस कर लेते थे। बट लोन्स जो कि रियोट को कमिट किया जाता था ना टू कल्टिवेटिंग इंडिगो on at least 25% of the area under his holding, the planter provided the seed and the drill while the cultivators prepared the soil, sowed the seed and look after the crop। तो मतलब अगर आपका इतना लैंड है तो आपको इसके 25% पर आपको क्या उगाना पड़ेगा, इसके 25% पर आपको इंडिगो उगाना पड़ेगा, नील उगाना पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होता था। और पहले लोन मिल जाता था और लोन की जो इंटरेस्ट रेट होती थी वो भी कम होती थी। बस ये होता था कि आपको अपने लैंड के 25% एरिया पर जो है नील उगाना पड़ेगा। वर्कर्स हार्वेस्ट कर रहे हैं इंडिगो को, ये दिखाया गया है रूरल लाइफ के बारे में। अब इंडिगो किस तरीके से प्रोड्यूस होता था, तो क्रॉप उगाई जाती थी और फिर उसके बाद प्लांटर्स जो होते थे उनको दे दी जाती थी और एक नया लोन फिर से रियोत को दे दिया जाता था। और ये साइकिल जो थी ना ये फिर से शुरू हो जाती थी कि तुमने अच्छा फसल दे दिया, फिर से लोन ले लो, फिर से फसल उगा लो, तो ये साइकिल चलती जाती थी।
peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was. इनिशियली तो उन लोगों को लगा कि हम लोग को आसानी से लोन मिल जा रहा है, बट धीरे धीरे समझ आया कि सिस्टम कितना ज़्यादा उनके लिए ख़राब है. प्राइस जो उनको इंडिगो के लिए मिलता था दे प्रोड्यूस वॉज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड. तो जो उन्होंने इंडिगो उगा लिया, बट उनको प्राइस कीमत बहुत ही कम मिलती थी इंडिगो जब वो बेचते थे. तो जो लोन की साइकिल थी ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होती थी, हमेशा जो किसान है कर्जे में ही रहता था. अदर प्रॉब्लम्स भी थी. प्लांटर्स जो है यूजुअली इंसिस्ट करते थे कि जो सबसे अच्छी सॉइल है ना वहाँ पर इंडिगो उगाओ, बट किसान चाहता था कि उस पर तो हम अपनी राइस उगाएंगे. तो इंडिगो की जो रूट्स है वो भी बहुत ज़्यादा डीप होती थी, तो वो सॉइल में से पानी एकदम खींच लेती थी और ज़मीन को बंजर उगा देती थी. अगर इंडिगो की हार्वेस्ट कर दी गई है ना किसी लैंड पे, तो वो इतना बंजर हो जाता था कि उस पर दोबारा से चावल उगता ही नहीं था, इतनी ख़राब हालत हो जाती थी. तो इस सब को देख के कि भाई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, लोन की साइकिल में फंस गए, लैंड ख़राब हो रहा है, ज़बरदस्ती करवा रहे हैं हमसे, तो ब्लू रिबेलियन था, इंडिगो रिबेलियन. तो मार्च 1859 में हज़ारों रियोज जो थे ना बंगाल के, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम लोग इंडिगो नहीं उगाएंगे. ये रिबेलियन विद्रोह काफ़ी ज़्यादा फैला. रियोज से मना कर दिया कि हम लोग रेंट भी पे नहीं करेंगे प्लांटर्स को, और इंडिगो की फैक्ट्रीज़ पे अटैक करना शुरू कर दिया. वही अपनी जो तलवारों से है ना, बोज एरो से अटैक करना भी शुरू कर दिया. विमेन टर्न अप हुई, फाइट करने के लिए मटके फेंकने लगी. किचन के जो इम्प्लीमेंट सामान होते हैं उनसे उन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी. जो प्लांटर्स के लिए काम करते थे उनको बॉयकॉट किया गया, उनसे बात नहीं करता था कोई. एंड गोमश्ताज एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटन अप. और जो लोग एजेंट होते थे ना प्लांटर्स के, जो पैसे लेने आते थे, उनको खूब पीटा जाता था. रियोज ने ये कसम खा ली कि वो अब कोई भी एडवांस नहीं लेंगे इंडिगो को उगाने के लिए, और वो कोई बुली नहीं उन्हें कर सकता है. जो प्लांटर्स हैं उनको जो लाठियाल्स होते थे, मतलब प्लांटर्स ना लाठियाल्स रखते थे कि कोई उनकी बात नहीं मानेगा तो लाठी से बटवा देते थे. तो उन्होंने कसम खा ली कि भाई अब हम लोग इन लोगों की बातों में नहीं आएंगे. द लाठी वील्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन बाय द प्लांटर्स. तो कोई मतलब उनकी बातों में नहीं आएगा, ये रियोज ने डिसाइड कर लिया. बट ये इंडिगो पीजेंट्स जो थे उन्होंने ये सब डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट. तो उन्होंने डिसाइड क्यों किया कि भाई वो अब साइलेंट नहीं रहेंगे. ये इसकी पावर उनको कहाँ से मिली? क्लियरली जो इंडिगो सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा ओप्रेसिव था. बट दोज हु आर ओप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप टू रिबेलियन, दे डू सो ओनली एट टाइम्स. बट हमेशा जिनके साथ ऑपरेशन होता है वो रिबेलियन में विद्रोह तो नहीं करना शुरू करते, वो तो सिर्फ कभी कभी करते हैं. 1859 में जो इंडिगो रियोज थे फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ लोकल ज़मींदार्स. 1859 तक आते आते जो इंडिगो रियोज थे उनको ये समझ में आ गया कि जो लोकल ज़मींदार्स हैं वो हमारे साथ हैं. विलेज के हेडमैन भी जो है, एंड विलेज हेडमैन इन देयर रिबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स. ज़मींदार, विलेज हेडमैन, ये सब साथ थे रियोज के प्लांटर्स के अगेंस्ट. काफ़ी सारे जो विलेजेस थे उनके जो हेडमैन थे ना, उनको फोर्स किया गया था इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए. ये कहा पीजेंट से कि भाई तुम लोग फॉट करो, और ये लाठियाज जो है ना, लाठी बाज तुम पे पिटाई करते हैं, इनसे भी तुम लड़ाई करो. अदर प्लेसेस पे ज़मींदार्स जो है गांव-गांव जाते थे और आर्ग्यूइंग द रियोज टू रेसिस्ट द प्लांटर्स. मतलब कहते थे रियोज से कि भाई तुम इनकी बात मत मानो. मतलब इसमें ना जो विलेज के हेडमैन थे, विलेज के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान थे, ज़मींदार थे, उन सब ने किसानों का साथ दिया था. ज़मींदार काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे जो प्लांटर्स की इतनी ज़्यादा पावर बढ़ गई है, और एंग्री थे क्योंकि प्लांटर्स ज़बरदस्ती उनसे मतलब लैंड ज़बरदस्ती छीन लिया करते थे काफ़ी लंबी लंबी लीज पर, क्योंकि ज़मींदारों से लैंड छीन रहा था तो उनको भी दिक्कत हो रही थी. इंडिगो प्लांटर्स ने इमेजिन किया था, ऑल्सो इमेजिन दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स. पीजेंट्स को ये भी लगा था कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हम लोगों को सपोर्ट करेगी. 1857 का जो रिवोल्ट हो गया था ना, उसके बाद जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी परेशान थी, और वो ये नहीं चाहती थी कोई और रिबेलियन दोबारा से हो जाए. जैसे ही न्यूज़ फैली ना कि इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में रिवोल्ट हो गया है और इतना ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा है, तो सरकार ने भी ना मतलब एक कमीशन बैठा दी. ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में द लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर द रीजन. जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने रीजन का टूर किया विंटर ऑफ 1859 में. रियोज ने इस टूर को देखा कि साइन गवर्नमेंट है, सिंपैथी दिखा रही है हमारे साथ कि हमारे साथ गलत हो रहा है. जब बरसात आई, मजिस्ट्रेट एशली एडन इशूड अ नोटिस स्टेटिंग दैट रियोज वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स. तो भाई जो वो थे मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने ये कह दिया कि रियोज जो है वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट ना करें, कोई दिक्कत नहीं है. और
वर्ड वेंट अराउंड दैट, और ऐसी बात फैल गई कि क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिगो को उगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडन ने ट्राई किया प्लेसेट करने को, मतलब मनाने को, पीजेंट्स को कंट्रोल करने को, ये जो इतनी ख़राब सिचुएशन हो गई है, बट हिज एक्शन वॉज रेड एज सपोर्ट फॉर द रिबेलियन। मतलब वो तो ये कह रहा था कि सिर्फ ये बात दब जाए, मगर किसानों को लगा कि भाई सरकार हमारा सपोर्ट कर रही है। अब सपोर्ट कर रही है तो वो और ज़्यादा खुश हो गए, वो और ज़्यादा जो है प्लांटर्स के खिलाफ कार्रवाई करने लगे। अब देखिए, आप समझेंगे प्लांटर्स कौन है, सरकार कौन है। तो देखिए, प्लांटर्स ना वो अंग्रेजी लोग होते थे, सरकार के पार्ट नहीं होते थे ज़्यादातर वो लोग, वो ऐसे ही प्राइवेट लोग होते थे जो इंडिया में मुनाफा कमाने, जैसे कि मान लीजिए इंडिया का कोई बिजनेसमैन कहीं और चले जाए और बिजनेस करने लगे, इसी तरीके से प्लांटर्स होते थे, सरकार का हिस्सा नहीं होते थे ज़्यादातर वो लोग। जैसे रिबेलियन और ज़्यादा फैला, जो कलकत्ता से इंटेलेक्चुअल होशियार लोग होते थे ना, पढ़े लिखे लोग, वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में आ गए। उन्होंने मिजरी, जो इतना अत्याचार हो रहा है लोगों के साथ, उनके बारे में लिखा। टायरनी, जो पीजेंट्स उन्हें प्लांटर्स जो कि परेशान कर रहे हैं रियोट्स को, उनके बारे में लिखा। रियोट्स किसान होते थे। और हॉरर्स की इंडिगो सिस्टम कितना ज़्यादा ख़राब है, इन सब के बारे में जानकारी फैलाना शुरू कर दिया। कि रिबेलियन ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, The government brought in military to protect the planters from assault and set up Indigo Commission to inquire into system of indigo production। तो सरकार को लगा रिबेलियन ना हो जाए तो मिलिट्री बुलाई गई ताकि प्लांटर्स को बचाया जा सके, और इंडिगो कमीशन बैठा दी गई ये इंक्वायरी करने के लिए कि जो सिस्टम है इंडिगो प्रोडक्शन का, ये किस तरीके से चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब देखने के लिए इंक्वायरी बैठाई गई। कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी। कमीशन ने कहा ये प्लांटर्स की गलती है, और उनको क्रिटिसाइज़ किया कि इतना ज़्यादा ख़राब मेथड्स आप क्यों अपना रहे हैं इंडिगो कल्टिवेटर्स के खिलाफ, जो किसान है आप इतने ज़्यादा हार्श काम उनके साथ क्यों कर रहे हैं। और डिक्लेयर कर दिया कि इंडिगो का जो प्रोटेक्शन है, मतलब प्रोटेक्शन नहीं, प्रोडक्शन, इंडिगो जो उगाया जा रहा है वो किसानों के लिए, रियोट्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। कमीशन ने कहा कि रियोट्स जो आपकी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है आप उनको पूरा करो, और फर्दर आप अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना चाहते हैं तो आप मना कर सकते हैं। फिर आगे आता है कि रिवोल्ट जो था इंडिगो का, उसके बाद जो प्रोडक्शन था ना इंडिगो का बंगाल में, वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। प्लांटर्स ने अब बिहार में शिफ्ट कर लिया, और क्योंकि अब सिंथेटिक डाई भी डिस्कवर हो गया था, मतलब लेबोरेटरीज़ में, फैक्ट्रीज़ में बना हुआ डाई जो है आ गया था, जर्मनी ने इसको बना लिया था, तो फिर इंडिगो के प्लांटेशन करवाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी भी नहीं। फिर जब महात्मा गांधी आए इंडिया में साउथ अफ्रीका से, बिहार के पीजेंट्स ने मतलब बिहार गए किसानों की मदद करने के लिए, तो चंपारण में उन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ ही विद्रोह किया था। जो गांधी जी आए थे ना, तो 1916 में उन्होंने चंपारण में ही सबसे पहले जा कर के अपना सपोर्ट दिया था किसानों को, और 1917 में मार्क द बिगनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन। तो 1917 में उन्होंने पूरा चंपारण में गए और हेल्प करी इंडिगो प्लांटर्स की। इंडिगो प्लांटर्स कौन थे? किसान। ठीक है, अब एल्सवेयर देखते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता बट देख लेते हैं क्या होता है इसमें। 18th सेंचुरी में फ्रेंच मिशनरी थे जीन बैप्टाइस्ट लेबोर्ट, वो कैरेबियन आइलैंड्स गए, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा इस रीजन के बारे में और पब्लिश किया अपनी बुक में। इमेजेस ये जो है ये हमें बताती हैं कि इंडिगो प्रोडक्शन जो था वो फ्रांस का, मतलब वो स्लेव प्लांटेशन था, मतलब स्लेव्स, गुलाम लोग काम किया करते थे। आप देख सकते हैं कि स्लेव्स जो हैं, ये स्लेव्स हैं, कि जो स्लेव वर्कर्स हैं वो इंडिगो प्लांट को मतलब शेल्टर में रख रहे हैं, और फिर उसके बाद अनदर वर्कर इज़ चर्निंग द लिक्विड विद द मैकेनिकल चर्नर, मतलब लिक्विड निकाल रहा है उसमें से घुमा घुमा के। 2 वर्कर्स कोई उसके पल्प को ले जा रहा है, उसको सुखा रहा है। मतलब ये पिक्चर ये दिखाती है कि किस तरीके से इंडिगो के प्लांटेशन में काम चल रहा था, और ये पिक्चर बनाई थी जीन बैप्टाइस्ट लेबेट ने। तो ये हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर का हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है, आप लोग देख सकते हैं। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।